नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जो कि मनाया जाता है 26 अप्रैल को, यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, किस तरीके से इसे रजिस्टर कराया जाता है और क्या अहमियत है किसी व्यक्ति के जीवन में जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी को यूज करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है, हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में आईपीआर भी कह देते हैं। ये होते क्या है? ये एक तरीके के राइट्स हैं, एक अधिकार है एक व्यक्ति को, क्योंकि उसने अपने दिमाग से कोई चीज का क्रिएशन किया है, कोई चीज बनाई है। अब वो कोई आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई गाने की धुन हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई पोएम हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कोई इन्वेंशन हो सकता है, या फिर कोई सिंबल हो सकता है, कोई नाम हो सकता है जिसको जो है यूज करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि एक कोको कोला की बॉटल है। अब इस बॉटल में ही इतने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिजाइन है, जिस तरीके से ये लिखावट है कोका कोला की, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका भी एक कॉपीराइट है। कोई इसको ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकता। इसके बाद आता है आपका ट्रेडमार्क्स, आपके लोगोज जो होते हैं, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के टाइप होते हैं। हम सारे टाइप्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि कोक की बोतल का ये डायमेंशंस क्या होंगे, क्या ये जो कर्व्स हैं ये कैसे आएंगे, जो बोतल का ढक्कन होता है वो किस तरीके का बनेगा, उसका डिजाइन क्या होगा। इन सारी चीजों को कंपनीज जो है वो रजिस्टर कराती हैं ताकि कोई और व्यक्ति या कोई और कंपनी इनको यूज ना कर सके। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने अपने दिमाग से कोई क्रिएशन की है तो उसको उस चीज को बेचने के लिए या फिर उस चीज को यूज करने के लिए एक अधिकार मिल जाता है, और उस अधिकार का वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई इसको कॉपी करता है तो वो कोर्ट में जाकर ये सिद्ध कर सकता है कि ये डिजाइन मेरा था और इसीलिए इस सामने वाले व्यक्ति ने मेरे डिजाइन का चोरी किया है और इसको इस चीज का हर्जाना भरना पड़ेगा। आप आए दिन देखते हैं कि जब कोई मूवी रिलीज होती है तो कोई व्यक्ति जाके कोर्ट में ये कहता है कि इस मूवी की कहानी मेरी है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्योंकि उसने अपने लिटरेरी वर्क के ऊपर आईपीआर का क्लेम डाला है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्लेम डाला है कि वो मेरे दिमाग से जो है पैदा हुई कहानी थी, इन्होंने मेरी कहानी को चुरा लिया। तो ये थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस चीज को। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो हमें एक माध्यम मिल सकता है वो है आपका और हमारा सबसे प्यारा शो शार्क टैंक, जो कि अभी हमने देखा हाल ही में, जिसने भारत में बहुत सारे भारत के बड़े बड़े इनोवेटर्स जो थे उस शो में आए और अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने पिच किया और दुनिया को दिखाया कि भाई भारत भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर इनोवेशन के मामले में पीछे नहीं है। तो एक एग्जांपल के तौर पे ये समझते हैं कि मान लिया आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको लेकर जाते हैं इस शो में और सारे जजेस आपके सामने बैठे हैं और आप उस अपनी मशीन को प्रेजेंट करते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये है मेरी मशीन, जो कि एक तरफ से अगर उसमें आलू जाएगा तो दूसरी तरफ से उसमें सोना निकलेगा। अब आपने इस मशीन को बनाया है। जजेस आपसे पूछते हैं कि आपने इस मशीन के बारे में कब सोचा, कैसे सोचा, आपने पूरी कहानी समझा दी उनको। फिर एक जज आपसे पूछते हैं क्या आपने इस मशीन को रजिस्टर करा रखा है, क्या इसका पेटेंट आपके पास है। पेटेंट का मतलब यह है कि यह मशीन जो है, क्योंकि आपने इसका निर्माण किया है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो क्या आपने इसको रजिस्टर कराया है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जो व्यक्ति आपकी इस कंपनी में पैसा लगाएगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपने इस मशीन को पेटेंट करा रखा है, रजिस्टर करा रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही आलू से सोना बना सकेंगे। कोई और व्यक्ति इस मशीन को जो है इसको कॉपी नहीं कर सकता जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे। आपने कहा हाँ साहब, मैंने तो इस मशीन को रजिस्टर भी करा रखा है, पेटेंट भी कर रखा है, तो अब डील हो गई पक्की और अब आपका बिजनेस हो चुका है शुरू। तो ये एक एग्जाम्पल है। आइए समझते हैं कि आईपीआर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, आईपीआर हम मोटा मोटे तौर पे समझेंगे तो एक होता है कॉपीराइट्स एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट। जैसे कि कोई नॉवल है, आपने एक नॉवल लिखा, उसमें आपने एक कहानी लिखी जो बहुत फेमस होती है। तो अगर कोई व्यक्ति उस नॉवल को जिस पब्लिशर ने पब्लिश किया है उसके थ्रू ना खरीद कर उसकी कॉपीज बनाकर, फेक कॉपीज बनाकर बेच रहा है, तो वो किस चीज का वॉयलेशन है? वो कॉपीराइट का वॉयलेशन है। हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े नॉवेलिस्ट की जो किताबें होती हैं वो दिल्ली में कई इलाकों में जो है ट्रैफिक लाइट से बिक रही होती हैं। वो
कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो कॉपीराइट का वॉयलेशन है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने नॉवेल को लिखा उसने कुछ पैसे लिए होंगे, किससे, पब्लिशर से, और फिर पब्लिशर अपना पैसा रिकवर कैसे करेगा, उस नॉवेल के फेमस होने पे, उसकी जो भी उसके बेचने से जो उसकी कमाई होगी उस चीज से। लेकिन अगर लोग उस पब्लिशर के जो आउटलेट्स है वहां से अगर नॉवेल नहीं खरीदेंगे, उसकी पायरेटेड कॉपी खरीदेंगे, तो क्या पब्लिशर के पास पैसा जाएगा? नहीं, वो लॉस में रहेगा। इसी तरीके से हम म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक, अगर कोई व्यक्ति म्यूजिक बना रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका म्यूजिक चुरा ले, उसकी धुन को चुरा ले और अपने मूवी में या अपनी एल्बम में यूज कर लेता है, तो वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर केस कर सकता है कि मेरी धुन आपने चुराई है, इस धुन को पहले मैंने रजिस्टर करा रखा था। सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखते हैं मूवीज में। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई मूवी भारत में आती है, सिनेमा घरों में लगती है, उससे अगले ही दिन उस मूवी का क्या आता है, एक पायरेटेड वर्जन जो है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घूमना शुरू कर देता है। हम बचपन से ये चीज देखते आ रहे हैं और लोगों को घर में देखने में मजा भी आता है। लोग सोचते हैं चलो ठीक है, हमारे पैसे बच गए सिनेमा में जाकर देखने के। लेकिन आपको और हमें ये नहीं पता था कि इस चीज में हम एक इलीगल चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसा लगा के मूवी बनाई है, उसने हीरो हीरोइंस को पेमेंट की होगी, उसने शोज जो एरिया होगा उसकी बुकिंग की होगी, उसने पूरा सेट बनाया होगा, उसका लाखों करोड़ों का पैसा लगा है, और वो पैसा वो कैसे रिकवर करेगा? आपका और हमारा एंटरटेनमेंट करके, जब आप और हम उसका टिकट खरीदते हैं। लेकिन हम उसके साथ एक बहुत गलत काम करते हैं कि हम एक पायरेटेड वर्जन की मूवी अपने घर में बैठ के एक पेनड्राइव में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पायरेटेड मूवी भी किसी व्यक्ति ने जाकर सिनेमा हॉल में ही रिकॉर्ड कर ली और उसको जो है वायरल कर दिया, उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भेज दिया। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें जिस व्यक्ति का लॉस हो रहा है, आप उससे पूछिए, उसका लाखों करोड़ों का लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने उस मूवी को अपने घर में देखा, ना कि सिनेमा हॉल में लीगली तरीके से टिकट खरीद के पर जो है देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर फिल्म मेकर्स हमेशा आपके सामने आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मूवी को सिनेमा हॉल में देखिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये होती है क्योंकि भाई उनका लॉस हो रहा होता है। अगर आप उस मूवी को देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपको उसकी स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है ट्रेलर से, लेकिन आप उसको अपने घर में देख रहे हैं, तो वो एक गलती है, वो एक कानूनी तौर पे वो जुर्म है। तो इसी ये होता है कॉपीराइट्स और जो राइट्स रिलेटेड होते हैं कॉपीराइट से। अगला अगर हम बात करें आईपीआर का, वो होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में। अब आप कहेंगे सर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखिए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपके प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट साइंस। अब आप देखिए साइंस में क्या होता है, ट्रेडमार्क की हम बात करते हैं। ट्रेडमार्क मतलब वो मार्क है जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को आप पहचानते हैं। आपने, हम सब ने इस साइन को देखा ही है भाई, लोग किडनी बेचकर भी इसका फोन खरीदना चाहते हैं। ये है एप्पल का साइन। तो जहां आप इस आधे कटे हुए सेब को देखते हैं, आप कहते हैं अरे भाई ये तो एप्पल का प्रोडक्ट है। तो ये जो पहचान है, इसी की वैल्यू है एप्पल के प्रोडक्ट्स में। आपको क्या लगता है एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा हाई चार्ज क्यों करता है? क्योंकि ये जो साइन है, ये जो ट्रेड मार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और इसी की वैल्यू है। इसके बाद मैकडोनल्ड्स पे चलते हैं। आपने ये साइन देखा होगा। अब आप सोचेंगे भाई देखो, बर्गर तो हर कोई देता है, बर्गर तो आपके सोसाइटी में जो एक भैया स्टॉल लगाते हैं वो भी एक अच्छा बर्गर बनाते हैं। तो मैकडोनल्ड्स के बर्गर इतने महंगे क्यों बिकते हैं? या फिर आप मैकडोनल्ड्स ही क्यों जाना चाहते हैं? आप उन भैया के यहाँ जाकर क्यों नहीं खाना चाहते? क्योंकि मैकडोनल्ड्स अब फेमस हो चुका है, अलग अलग देशों में उसकी ब्रांचेस है, और उसकी पहचान के लिए उसने अपने आउटलेट्स के बाहर ये एम का साइन लगा रखा है। तो ये ट्रेडमार्क है। क्या आपको लगता है कि वो आपके जो सोसाइटी के भैया हैं वो इस एम को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन वो इस्तेमाल कर देंगे, मैकडोनल्ड्स उनके ऊपर केस कर देगा कि मेरा ट्रेडमार्क आपने चुरा लिया। इसी तरीके से हम देखते हैं सैमसंग। आपने और हमने कितने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखे जो कि काउंटरफीट होते हैं, जो कि नकली होते हैं, और वो देखने में उनके ऊपर जो लोगो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनका जो नाम अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सैमसंग की जगह पे सैमसंगा और कुछ और लिख देते हैं। वो स्पेलिंग में कुछ वो हेरफेर कर देते हैं, जो कि आदमी डिटेल में नहीं पढ़ता, और जब खरीद के घर ले आता है, उसकी क्वालिटी देखता है, जब वो बहुत खराब निकलती है, तब जब तसल्ली से देखता है, तब समझ में आता है कि हमने तो जो है गलत प्रोडक्ट खरीद लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमेशा ट्रेडमार्क वाले प्रोडक्ट खरीदिए, क्योंकि उसमें आपको वारंटी गारंटी की सुविधा मिलती है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट साइंस की बात करें तो इसमें एक कैटेगरी और आती है, वो होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की अहमियत आप इस तरीके से समझिए,
आपने सुना होगा बनारसी साड़ी। अब आप कहेंगे भाई इसमें क्या है? भाई बनारसी साड़ी या बनारसी सिल्क, सिल्क तो बहुत तरीके का होता है, लेकिन अगर आप बनारसी सिल्क की बात करेंगे तो वो महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक जगह का नाम है, ये कहा जाता है कि बनारस का सिल्क सिर्फ बनारस में ही मिलेगा। या फिर हम बात करें कांजीवरम का सिल्क, तो वो कांजीवरम में ही मिलेगा, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये है कि वो चीज वहीं की है, वहीं उसका जो है जन्म हुआ, इसीलिए वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है। जैसे अल्फांसो मैंगो हो गया, या फिर नागपुर का ऑरेंज, बड़े बड़े ऑरेंज होते हैं नागपुर के, तो आप कह सकते हैं भाई नागपुर का ऑरेंज है तो ये नागपुर का ही इसका बर्थ है, तो ये इसीलिए कॉस्टली है। ऑरेंज तो हर जगह के मिलते हैं, लेकिन जब आप नॉर्थ स्पेसिफिक नागपुर का ऑरेंज मांगते हैं किसी जो है फ्रूट सेलर के पास, तो वो आपको कॉस्टली देगा। क्यों? क्योंकि वो नागपुर में ही होगा, और नागपुर से ही भारत मतलब मैं आपके पास दिल्ली में आया है। या फिर एग्जाम्पल तो और बहुत कुछ है हमारे पास, चाहे आप कोल्हापुर की चप्पल देख लीजिए, बीकानेर की भुजिया देख लीजिए, आगरा का पंची पेठा देख लीजिए, या फेनी देख लीजिए, गोवा की जो फेमस ड्रिंक होती है, या मैसूर का रसम देख लीजिए। ये सब क्या है? ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, और इसकी अहमियत ये है कि वैसे प्रोडक्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक जगह पे जन्म लिया है उसने, तो इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे रसगुल्ला, अब रसगुल्ला के बीच में कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफी जद्दोजहद चली, इसमें अब दोनों को ही अपने अपने रसगुल्ला टाइप्स के लिए क्या मिल गया? एक जीआई टैग मिल चुका है। या फिर हम बासमती राइस की बात करें, तो इसकी वैल्यू ये है कि भाई आपके प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर देता है ये, क्योंकि वो जहां से उसका ओरिजिन हुआ है वो एक स्पेसिफिक जगह है। फिर बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेड सीक्रेट्स की। अब इसमें आपके सामने आपको ये दिख रही है एक गन, इसे हम, अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक मशीन गन है। अब इसकी एक डिजाइन है, जिसने भी इसकी डिजाइन बनाई होगी, क्या वो डिजाइन सबके पास है? नहीं, वो इसको लाइसेंस कर रहा होगा, इसको बेच रहा होगा। जो देश चाहता है कि वो इस तरीके की डिजाइन की गन बनाए, वो उस व्यक्ति से या उस देश के जिसके पास ये डिजाइन है उससे परचेज करेगा। तो यही होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन कोई भी ऐसे कॉपी नहीं कर सकता, उसको परचेज करना पड़ता है। आप देखेंगे भारत भी कई कई बार दूसरे देशों के साथ जब एक समझौता करता है कोई वेपन बनाने के लिए, तो वो ये कहता है कि भाई आप जो है हमें वेपन तो देंगे देंगे, साथ में उसका डिजाइन भी देंगे ताकि हम उसको भारत में बना सकें। हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा, अभी भारत ने रशिया के साथ AK-203 का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां भारत में AK-203 बनेंगी। ये गन्स हैं, लेकिन कैसे बनेंगी? क्योंकि रशिया इनका डिजाइन भी भारत को देगा, तो एक इंडस्ट्रियल डिजाइन भी भारत के पास आ रहा है। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट्स। अब ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स होता है वो सीक्रेट जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बनता है। आप और हमें सबको पता है KFC के बारे में। KFC कहता है कि हम 12 मसालों का एक बहुत यूनिक ब्लेंड जो है अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो बाकी के प्रोडक्ट से अच्छा होता है या फिर अलग होता है। लेकिन किसी को पता है क्या वो 12 मसाले क्या है? नहीं। ये तो हो गई KFC की बात। अगर आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली में करीम्स बहुत फेमस है, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो डिशेज में उसमें जो हम मसाला डालते हैं बहुत अलग तरीके का डालते हैं, बहुत अलग तरीके से उसको पीसते हैं। वो एक सीक्रेट है, वो एक ट्रेड सीक्रेट है, जिसकी वजह से हमारी दुकान चल रही है, लोग हमारे यहाँ खाने आते हैं। अगर वो ट्रेड सीक्रेट ही बाहर हो जाएगा तो फिर हमारे यहाँ आएगा कौन? हमारा नाम कैसे होगा? हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टार्स खाना कैसे खाने आएंगे? तो ये एक ट्रेड सीक्रेट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहें तो लखनऊ के टुंडे कबाबी भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे हमारे अपने देश में, जहां पे ट्रेड सीक्रेट्स की वजह से लोग जो है उनकी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत पुश्तों से उनके पास वो ट्रेड सीक्रेट्स आता गया, उनकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और अब वो अपनी आने वाली जनरेशन को फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन वो मार्केट में कभी भी उस ट्रेड सीक्रेट का जिक्र नहीं करते। तो ये थी आपके सामने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो है मोटा मोटी तौर पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन। अब इस दिन की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो तो हमने 26 अप्रैल के बारे में बनाया है। भाई होता क्या है कि वीपो नाम का एक ग्लोबल फोरम है। ग्लोबल फोरम कौन सा है ये? कि इनका काम क्या है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। किस तरीके से? कि भाई ये हर साल एक थीम देते हैं कि भाई इस साल की थीम ये है। इस साल के हम 2022 की थीम बात करें तो ये है IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर।
अब भारत में इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। समय इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात करें तो क्यों? क्योंकि भारत में जब से स्टार्टअप कल्चर आया है, हम देख रहे हैं कि भारत के बहुत सारे जो यंगर जनरेशन के लोग हैं वो अब नौकरी छोड़ के स्टार्टअप्स में घुस रहे हैं। वो अपना कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए वो नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और जरूरी है कि जब वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई उनके प्रोडक्ट्स की कॉपी ना कर ले या फिर उनके आइडियाज को चुरा ना ले। वो अपने आइडियाज को रजिस्टर कराएं और उसके ऊपर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सके। अब ये वीपो है क्या? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इनका काम ही यही है। जितने भी यूनाइटेड नेशन के आप मेंबर्स देख रहे हैं वो सारे के सारे वीपो के भी मेंबर हैं, और ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है एक्चुअली में। और ये हर साल ऐसे जो है एक इवेंट्स प्लान करते हैं जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जो जानकारी है वो और लोगों तक पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें मालूम हो कि हम रीबॉकी का जूता खरीद रहे हैं तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आईपीआर के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि लीगली ये बहुत गलत है, आप जो है ये कानूनी तौर पे एक अपराध कर रहे हैं जब आप एक गलत ब्रांड का जूता खरीदते हैं जो किसी की कॉपी कर रहा है, तो आप भी नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा दुनिया में और खासकर भारत में, जहां हमारे पास अभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लेकर जो है काफी कम जानकारी है। तो ऐसे दिन जब मनाए जाते हैं तो ये बातें लोगों के दिमाग में जाती हैं। उनको पता लगता है कि भाई आईपीआर नाम की भी कोई एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग जो है जो राइटफुल उनकी अर्निंग है वो उनकी मारी जा रही है, वो कमा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनोवेटर भी वही है उस टेक्नोलॉजी के या फिर उस ब्रांड के, लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति ने उस चीज को कॉपी कर लिया है तो जो ओरिजिनल इनोवेटर था उसके पास उसकी मेहनत का जो रिटर्न था वो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए हमें हमेशा आईपीआर राइट्स को फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा ब्रांडेड चीजें ब्रांडेड जगह से ही खरीदें, ना कि उसकी कॉपी खरीदें। दोस्तों आशा करता हूं कि आईपीआर पे हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो एक मुहिम है वीपो की हम भी उसका एक पार्ट बन सके, आप भी उसका एक पार्ट बन सके, और आईपीआर के जो राइट्स हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी हम पूरे भारत में फैला सके। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आपको कुछ अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को तो एकदम प्रेस कर दीजिए। कंटेंट बहुत अच्छा आता है, इसकी गारंटी हमारी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।